हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है अभी तक हमने 5 पार्ट आपको पढ़ाए हैं टारगेट 10 स्टैटिस्टिक्स की जो सीरीज चल रही है, जिसमें आपको मैं जेएसए के क्वेश्चंस करवा रहा हूं यहां पे। तो अब लास्ट के 2 पार्ट्स हैं जो आज दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस सेशन में मैंने 25 क्वेश्चंस लाने हैं और अगले सेशन में करीब 24-25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जेएसए में पूछे गए हैं, कोई मैंने अपने तौर से नहीं लाया है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो है सारे पूछे गए हैं जेएसए में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बाकी वीडियोस भी आप तक पहुंचे। उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना है। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले। जरूर शेयर कीजिए अपने जहां पर भी आप कर सकते हैं, ग्रुप्स में जहां पर भी आप कर सकते हैं आप कीजिए। चलिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी कीजिएगा। आज हमें 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, क्योंकि पिछली बार हमने 100 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। और इसमें आप, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी इसमें आंसर कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे मैं प्रेजेंट होता हूं, मैं आपके आंसर चेक करता हूं, तो आप फिर खुद भी टैली कर सकते हैं आपका स्कोर क्या होगा। ठीक है, तो डैश consists in relating the total number of live births to total number of females in the reproductive or child bearing age। ये एक्चुअली जो सवाल है बिल्कुल इन्होंने डेफिनेशन ही बता दी है। इन्होंने डेफिनेशन से निकाला है। क्यों? यहां पे ऑप्शंस में है क्रूड फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ये एक्चुअली इसमें से एक ही डेफिनेशन है। आप याद दिलाओ किस में टोटल नंबर ऑफ, किस रेट में, इनमें से किस फर्टिलिटी रेट में वो बराबर होता था टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इन द रिप्रोडक्टिव एज। वो आपका होता था जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट में आपके पास क्या होता था, आप करते थे रिलेट टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स को आप डिवाइड करते थे नंबर ऑफ वुमेन्स इन रिप्रोडक्टिव एज। अगर आपको याद होगा, नंबर ऑफ वुमेन्स इन रिप्रोडक्टिव एज, फिर मल्टीप्लाई किससे करते थे आप? 1000 से। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई करते थे 1000 से। तो ये आपके पास फॉर्मूला आती है जनरल फर्टिलिटी रेट की। तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 102 पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, गिवन द जीरो ग्रोथ ऑफ ए लाइफ टेबल, यानी ग्रोथ कुछ भी नहीं हुई है लाइफ टेबल में। पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज स्किव्ड, स्टेशनरी, डिस्पर्स्ड, मूविंग। जब ग्रोथ ही नहीं कुछ हुई है, पॉपुलेशन चेंज होगी नहीं, दैट मीन्स पॉपुलेशन स्टेशनरी रहेगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे और आपको सेशन बहुत ही मजे वाला लग रहा होगा। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, ये जब मैंने देखा तो मैं उन बच्चों के लिए बहुत ही बुरा फील कर रहा था जिनके शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन तो इजी है, बट इसको करने के लिए जितना टाइम जरूरत है विदाउट कैलकुलेटर, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, सारों को पता है कि मैंने पढ़ाया है, सर ने पढ़ाया है, बट यहाँ पे मसला वो नहीं है पढ़ाने का। यहाँ पे मसला है कि आपको उस टाइम पीरियड में आपको सॉल्व भी करना था। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि जो बच्चे, जिन बच्चों के सेशन में ये शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया है ना, तो उनके लिए मैं मानता हूँ कि थोड़ा उनके लिए थोड़ा वहाँ से थोड़ा बायसिंग हो गई है। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। लेंथी इसलिए था कि कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, आप भी इसको जरा आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और बता दीजिए मुझे इसका आंसर क्या जाएगा। देखो क्या करना है, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ क्राइम, ये सारे क्राइम्स है फॉर 2015 विद 2014 एज बेस। आपको 2014 क्या पकड़नी है एज बेस। अब देखो यहां से इसको कैसे करना है, यहां पे वेट्स देकर है, आपको पता है यहां पे वेटेड मेथड लगेगा। और मैं यहाँ पे कौन सा मेथड जो यूज करना है ना, यहाँ पे हम करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, वेटेड मेथड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स पढ़ाया है मैंने। तो वहां पर कैसे हम करते थे, अगर आपको फॉर्मूला याद होगी, इसको आप मानते थे, देखो ये 2014 आपको बेस लेना है, तो ये आप P0 मान लो। 2015 का हम क्या मान लेंगे, P1 है ना, ये करंट है जिसका आपको निकालना है विद रेफरेंस टू 2014। अब देखो क्या करना है,
यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ी जगह और चाहिए, तो इसका मतलब हम थोड़ी इसमें क्या कर लेंगे, इसको, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एक मिनट। ओके, तो यहां से हम इसको करते हैं, इसको लाते हैं, एक मिनट, चलिए जी। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं अब क्या करना है हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है। ये आपका बन गया P0 और ये आपका बन गया P1 और वेट को क्या रखते हैं हम, W सॉरी। अब आपने पढ़ा है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, तो उसके हिसाब से इसका क्या फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं वो यहां से लिखूंगा, तो इसकी फॉर्मूला जो है ना वो बनेगा इस तरीके से, P01 इट इज इक्वल टू समेशन PW डिवाइडेड बाई W, यही है। वायर ये जो P है ना बेटा, दिस P इज योर एक्चुअली नथिंग बट P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो एक्चुअली यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक और आपको यहां पे लाना पड़ेगा कॉलम, तो यहां पे एक और कॉलम, दो एक्चुअली कॉलम्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। वो दो कॉलम्स मैं यहां पे रखता हूं। सो लेट अस सपोज ये मेरे पास एक कॉलम बनेगा, क्लियर है। तो मैं फिर दूसरा कॉलम भी लाऊंगा, लास्ट में लाएंगे उसको, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा अपना P वाला कॉलम, ठीक है, एंड देन लास्ट वाले में रखेंगे हम PW, क्योंकि आपको PW को मल्टीप्लाई भी करना है, तो PW यहां पे रखेंगे। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, क्वेश्चन इजी है पर लेंथी है, ठीक है। चलिए P को निकालने के लिए क्या करना है, P1 को डिवाइडेड बाय करना है P0, दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 13 फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। मैंने इसको निकाल के रखा वरना इसको टाइम लगता निकालने में। ये निकलता है 61.538, आप भी इसको चेक कीजिए। फिर 22 बाई 15 इंटू 100, ये निकलता है 146.67, 146.67। फिर इसको 185 डिवाइड बाई 249 इंटू 100, तो ये निकला मुझे 79, नहीं ये निकला मुझे 74.3, और 259 डिवाइडेड बाई 328, ये मुझे 79 निकला, इंटू 100 साथ में करना है, ठीक है। देन 448 डिवाइडेड बाई, मैं इस फॉर्मूला से हिसाब से लिख रहा हूँ क्योंकि P है ना बराबर P1 डिवाइड बाई P0 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 100, तो P1 क्या है 448 डिवाइड बाई 497 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो ये आता है हमें 90.14, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, P और W को मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू दिस आता है हमारा 369.228, सो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या आता है 369.228। देन 5 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये बनेगा आपका 733.35। देखो कैलकुलेशंस कितनी यहाँ पे खतरनाक है। 74.3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 297.2 आता है। 79 को मल्टीप्लाई 1 करो तो 79 ही आएगा। 90.14 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 180.28 आएगा। फिर अब देखो फॉर्मूला क्या है, ये जो PW है इनको समेशन, यानी यहाँ पे इनको सम करो। जब इसका आप सम करोगे ना, समेशन PW, ठीक है, जब आप इस PW को समेशन करोगे, मैंने यहाँ पे समेशन भी किया है, यानी सम करना है, वो आ जाता है यहाँ पे। आप चेक कर सकते हैं, खुद भी इसको चेक करें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कहाँ से आया, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने नहीं किया है, मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ। सो ये आएगा 369.228 प्लस 733.35 प्लस 297.2 प्लस 79 प्लस 180.28, तो यह आता है हमारे पास 1659.058। तो डिवाइड बाई किससे करना है, W से। W कितना, आपको W का सम करना है आपको, ठीक है। एक्चुअली ये W जो है ना, ये सम है यहाँ से, तो समेशन W कितना आएगा, समेशन ऑफ W, ये एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला में समेशन है, यहाँ पे मुझे थोड़ा भूल गया, एक्चुअली यहाँ पे समेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, इसको कीजिए सम। 6 + 5 इज 11, 11 + 4 इज 15, 15 + 1 इज 16, 16 + 2 इज 18। तो इसको डिवाइडेड बाई करना है 18 से, दैट मीन्स 1659.058 को 18 से डिवाइडेड बाई कीजिए तो वो इसका आंसर होगा। तो डिवाइडेड बाई करेंगे 18, तो ये आता है 92.169, 92.169, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है, ठीक है।
92.6169 देख कौन है 92 तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। 92.17 इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका लेकिन यहाँ पे ये लेंथी था, इसमें कैलकुलेशंस बहुत लग सकती है वहाँ पे कैलकुलेशंस, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं 104। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव फिनोमिना। मैंने पढ़ाया है आपको मेजरमेंट स्केल्स, मैंने आपको बोला मेजरमेंट स्केल में एक स्केल होती है जिसको हम क्वालिटेटिव, जिसमें आप क्वालिटेटिव डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन सा होता है, ऑर्डिनल, रेशियो, नॉमिनल या इंटरवल। मैंने पढ़ाया है, इसमें नॉमिनल आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे शिफ्ट भी मैंने लिखा है, शिफ्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 105। देखते हैं क्या बोलता है। बताता आपके पास ए सर्वे विच includes every element of population is known as method of dash। ठीक है, एक सर्वे है जिसमें आप हर किसी एलिमेंट को लेते हो पॉपुलेशन के, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल तो नहीं हो सकता, पार्शियल होता है हाफ, नॉन रैंडम नहीं, रैंडम नहीं, कंप्लीट इनोमरेशन उसको बोलते हैं, हर किसी से इनोमरेशन लेना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। द पर्सन कंडक्टिंग सर्वे मस्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे एट, ये मैंने पढ़ाया है। अगर आपने जो क्वेश्चनरी का वीडियो कल आया था उसमें आप अगर देखोगे, मैंने पढ़ाया है, एक होता है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर जो है उसमें दो चीजें की जाती है, एक तो बताया जाता है कि भाई ये जो सर्वे है ये क्यों है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे का, और ये भी बताया जाता है कि भाई एक तो इंट्रोड्यूस भी करते हैं अपने आप को कि मैं कौन हूं, मुझे क्यों चाहिए डेटा, ठीक है, किस लिए चाहिए, और ये भी बताते हैं उसमें कि भाई जो आप डेटा दोगे वो हमें कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 107, देखो कितनी बार ये पूछा गया है, मैंने आपको 1000 बार इस पे क्वेश्चंस दिखाए, ठीक है, अभी तक इसमें 1000 बार आपको क्वेश्चन दिखाए, अगेन उन्होंने एक और क्वेश्चन इसी में दिया है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोलता है। इन ए मॉडरेटली स्किव्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बोला है जो मॉडरेटेड स्किव्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए एक क्या होती है, एम्पेरिकल रिलेशन होल्ड होती है। क्या है एम्पेरिकल रिलेशन, सबसे पहले वही लिखते हैं, वो है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस ट्वाइस मीन, यही है ना, ये एम्पेरिकल रिलेशन है। अब बताओ, बताता है एवरेज मंथली इनकम जो है ना फ्रॉम इंटरेस्ट फॉर अ हाउस वाइफ इज 810। तो मीन कितना है, मीन इसने खुद दिया है 810। अच्छा, एंड रिलेटेड मीडियन भी दिया है 795। आपको क्या बता रहा है, कैलकुलेट मॉडल इंटरेस्ट, आपको मॉडल इंटरेस्ट दैट्स मीन मोड निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 इंटू मीडियन 3 इंटू 795 माइनस 2 इंटू मीन 2 इंटू 810। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा। आप भी इसको सॉल्व करें, मैं भी इसको सॉल्व करता हूं। तो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 795 से तो 2385 आएगा, माइनस करेंगे हम 2 0 0 तो 1620 आएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे 1620 तो 765 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108। ए बॉक्स कंटेन्स, देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी से सवाल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए बॉक्स कंटेन्स 3 फुटबॉल्स 4 क्रिकेट बॉल्स, ठीक है, 5 वॉलीबॉल्स। तो यहां पे देखते हैं कितने हैं, 3 फुटबॉल्स है, 4 क्रिकेट बॉल्स है, 5 वॉलीबॉल्स है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब होता है अगर आपने एक बॉल निकाली फिर जो बॉल आपने निकाली थी वो वापस भी डाली, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी जो आपने निकाली ना फिर ऐसी ही टाइप की बॉल आप वापस रिप्लेस करते हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल और वॉलीबॉल, जरा मुझे पहले बताओ एक चीज, जब हम पहली बार बॉल निकालेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वॉलीबॉल निकले। वॉलीबॉल्स कितनी है टोटल में, 5, तो 5 टोटल में कितनी बॉल्स है, 4 + 3 7, 7 + 5 is 12, तो 12, 5/12। अब आपने जब वॉलीबॉल की एक बॉल निकाली लेकिन आपको रिप्लेस भी इसको करना है क्योंकि ये बोलता है ना विद रिप्लेसमेंट, अगेन फिर आपको वापस वो वॉलीबॉल डालनी है, अगेन कितनी वॉलीबॉल्स आ जाएंगी टोटल, 5 ही। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 5/12। आप कितनी निकाल रहे हो, 3 बार निकाल रहे हो ना, 3 बॉल्स। अब उसके बाद अगेन जब आप तीसरी बार निकालोगे उसको रिप्लेस भी करना है तो 5/12 अगेन आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 आता है 125 डिवाइडेड बाई, तो इससे ऑप्शन क्लियर होता है, ऑप्शन बी है 12 क्यूब इज 1728। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा।
इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 109 को देख सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। तो 109 आपको पूछता है, इन कलेक्शन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा, अगर आप कलेक्ट करते हो डेटा या टैबुलेट उसको टेबल फॉर्म में रखते हो, कॉमन सेंस इज, कॉमन सेंस तो होनी ही चाहिए। वो क्या है? वो तो मस्ट है, दैट मीन्स वो चीफ रिक्विजिट है ना। सबसे पहले वो होनी चाहिए। पायलट रिक्विजिट नहीं होगा, पायलट टीचर नहीं होगा, चीफ टीचर नहीं होगा, चीफ रिक्विजिट होगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान इन्होंने दिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। इफ ए रिसर्चर स्टडीज द एसोसिएशन बिटवीन रिलीजन्स, वो दो रिलीजन्स, मिसाल के तौर पर वो करेगा हिंदुइज्म को और बुद्धिज्म को, ठीक है। वो देखेगा आपस में इनमें क्या एसोसिएशंस है, ठीक है, वो रिसर्च करेगा। देन द डेटा कलेक्टेड फॉर दिस स्टडी विल बी, क्या वो क्वांटिटेटिव होगा? क्वांटिटेटिव तो हो ही नहीं सकता है, वो तो सीधे क्वालिटेटिव होगा, क्योंकि हम उसमें क्वालिटी के वाइज से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हिंदुइज्म में वो है, बुद्धिज्म में वो नहीं है, बुद्धिज्म में ये है वो है, तो दैट मीन्स ये क्वालिटेटिव डेटा होगा। इसमें क्या क्वांटिटी में आप मेजर करोगे? कुछ भी नहीं, ना ही ये क्रॉस सेक्शनल होगा, ना ही ये कंटिन्यूस होगा, इट विल बी क्वालिटेटिव डेटा। आगे चलते हैं हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 111, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। द गिवन सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ नन ऑफ देम इज। मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको क्लास फ्रीक्वेंसीज आप तब कब कहते हो कंसिस्टेंट है, जब उनमें से कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो, इफ नन ऑफ देम इज नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। देखिए कितने आसान क्वेश्चंस है इन्होंने डाले हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एग्जाम में डर रहे हो, आप हमें क्या आएगा, क्या हमने जो पढ़ा है वही आएगा। आपने जो पढ़ा है बिल्कुल वही आएगा, बट आपको उसको अच्छे से उसको याद करके जाना है, और हो सकता है वहाँ पे एप्लीकेशंस पूछी जाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के वो देंगे, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जिस हिसाब से जेएसए में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपसे क्वेश्चंस मिस होने चाहिए वहाँ पे, अगर ऐसा ही पेपर हुआ, ठीक है। वैसे तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है 112 बोलता है द डेथ रेट स्पेसिफिक टू एज एंड सेक्स ओवरकम्स द ड्रॉबैक ऑफ। देखो अब क्या क्वेश्चन है, ये पढ़ा है मैंने इससे पहले भी, जो आप टारगेट सीरीज अगर आपने देखी हुई है उसमें मैंने कई बार इस चीज को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जो डेथ रेट हम स्पेसिफिक करते हैं ना एज एंड सेक्स को, ठीक है, वो ओवरकम किसकी ड्रॉबैक को करता है? टोटल मॉर्टेलिटी रेट को, क्रूड डेथ रेट को, स्टैंडर्डाइज्ड में। देखो पहले तो स्टैंडर्डाइज्ड मॉर्टेलिटी रेट हो ही नहीं सकता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है, इसमें देखना है पहले, तो ये भी नहीं हो सकता। इन्फेंट में तो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से छोटे। इसका मतलब टोटल मॉर्टेलिटी रेट या क्रूड डेथ रेट है ना, दो ही चीजों की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें भी आपको कैसे करना है, देखो बेटा आपको याद होना चाहिए, जो हमारे पास क्रूड डेथ रेट है, क्रूड डेथ रेट में आप सारी की सारी डेथ रेट, जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में सारी पॉपुलेशंस में कितने लोगों की डेथ हो गई उसमें आप सब देखते हो, है ना। तो इसका मतलब ये जो आपके पास, इसमें आप एज और सेक्स का कोई ये नहीं देखते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर अब देखो टोटल मोर्टेलिटी रेट कैसे निकलता था, आपके पास स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट होती थी, ठीक है, स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। अगर सारे एज ग्रुप्स की स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट निकालेंगे वो आपका बनेगा टोटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मगर यहाँ पे तो एज और सेक्स का लिहाज रखा जाता है, तो भी क्योंकि स्पेसिफिक रखा जाता है, यहाँ पे सारे स्पेसिफिक रेट्स का सम किया जाता है, ठीक है। उसमें हो सकता है कोई एज ग्रुप ना हो, लेकिन क्रूड में सारे के सारे आते हैं। इसका मतलब इसमें एज और सेक्स का जो पैरामीटर है वो नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इसी में ये ड्रॉबैक थी, ठीक है। किसमें? ओवरकम्स द ड्रॉबैक ऑफ क्रूड डेथ रेट, इसी में यही ऑप्शन आएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, द मेथड ऑफ, ये तो सीधे इन्होंने दिया है, द मेथड ऑफ वेटेड रिलेटिव्स इज नोन एज चेन इंडेक्स मेथड, नहीं। सर्कुलर टेस्ट में ये तो कोई मेथड ही नहीं है। चलो उसके बाद एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, हाँ वेटेड, जब आप वेटेड में जाते हो ना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड तो वेटेड में आएगा ही नहीं। आप अगर पढ़ते हो ना इस चीज को, आप इसको डीपली पढ़ा करो। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है इन्होंने, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है ना वो अनवेटेड के लिए होता है। ये एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट मेथड जो होता है ये अनवेटेड के लिए होता है। जो हमारे पास वेटेड रिलेटिव्स होते हैं, वेटेड रिलेटिव्स जो होता है
उसमें आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा फैमिली बजट मेथड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तो बिल्कुल इन्होंने बेसिक ही डाला है, इनसे आएगा आपके पास। नहीं, एक चीज़ हो गया यहाँ पे, अगर ये सिंपल एग्रीगेट होता तब, नहीं ये दोनों जो है वेटेड है, सॉरी ये दोनों जो है इनमें आपके पास वेटेड नहीं, एग्रीगेट वेटेड नहीं है, अनवेटेड है, सॉरी एग्रीगेट जो है वो अनवेटेड है, ठीक है। फैमिली बजट मेथड ही आपके पास वेटेड है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 114, बिल्कुल आसान। सिंपल टेबल इज ऑल्सो नोन एज, सिंपल टेबल को क्या बोलेंगे? 2 वे टेबल, 3 वे टेबल, 1 वे टेबल या हायर ऑर्डर टेबल। हायर तो हो ही नहीं सकता, 3 भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या होगा? सीधे समझ आ रहा है, इसका 1 वे होगा। 1 वे सीधी सिंपल टेबल है। इन रेशियो स्केल पढ़ाया मैंने आपको, रेशियो स्केल, ठीक है, पहले से ही मेजरमेंट स्केल्स पढ़ाया हुआ है। जीरो इज ऑल्सो मेंशन्ड, हाँ भाई जीरो होता है। इट हैज अ मीनिंग इंडिकेटिंग, जीरो का क्या मतलब है इसमें याद आपको रखना है, इस जीरो का कुछ नहीं मतलब होता है उसमें। रेशियो स्केल में जीरो का कोई मतलब नहीं, दैट मीन्स नील, कुछ भी नहीं होता है उसका मतलब, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉपुलेशन डैश रेफर्स टू हाउ पॉपुलेशन इज डिस्पर्स्ड इन जियोग्राफिकल स्पेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो बताता है आपको कि पॉपुलेशन एरिया में कैसे डिस्पर्स हुई है किसी खास वक्त में, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन 116 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। एंड डैश क्वेश्चनरी कंटेन्स क्वेश्चंस विद मल्टीपल आंसर्स, इनमें से कौन सा क्वेश्चनरी ऐसा है जिसमें आपके क्वेश्चंस में मल्टीपल आंसर्स होते हैं? ये तो सबको पता है, जरा ऑप्शंस में बोलो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ओपन एंडेड, डाइकोटोमस, क्लोज एंडेड या मल्टीपल चॉइस। ये बोलता है मल्टीपल आंसर्स, अब आपको खुद समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 118, ABC, XBC आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ। आप अगर पिछले भी देख रहे हो टारगेट सीरीज की वीडियोस, वहां पर भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। आप एक में पूछा गया था N का क्या ऑर्डर है, एक में पूछा गया AB टाइप का ऑर्डर क्या है, उसमें इसमें 0 होता है ऑर्डर, ठीक है, इसमें 2 होता है ऑर्डर। एक में पूछा गया था A में, B में भाई क्या ऑर्डर होगा, उसमें 1 ऑर्डर होता है। अगर ABC होगा, इसमें क्या ऑर्डर होगा? 3 और 3rd ऑर्डर होगा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 119 पर। बताता है द डैश इज डिफाइंड एज सम ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम बर्थ फीमेल बर्थ्स फॉर ईच ईयर ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है? किसमें आपको सम ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेटेड फ्रॉम फीमेल बर्थ फॉर ईच ईयर, तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, या आपके पास ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, या स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो आ जाएगा दैट मस्ट बी ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। उसमें क्या होना चाहिए? ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। अब क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, ग्रॉस में हम ये बोलते हैं ना, डैश इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेटेड फ्रॉम फीमेल बर्थ्स फॉर ईच पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो ये जो रिप्रोडक्टिव पीरियड उन्होंने बताया ना, दैट मीन्स यहाँ पे मेंशन्ड है कि भाई ये चाइल्ड बर्थ, वो जो सॉरी ये जो होती है चाइल्ड बियरिंग एज जो होती है ना, उसका यहाँ पे लिहाज रखा गया। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट आएगा, ठीक है। तो GRR इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 इस तरीके से। डैश और कन्वेंशनल न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मैरिज, कौन से ऐसे इसमें ऐसे है जिसमें मैरिज का रिकॉर्ड, बर्थ का रिकॉर्ड, सिकनेस, डेथ्स का रिकॉर्ड रखा जाता है? पढ़ा है मैंने, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ए ऑप्शन। 121 डैश रिलेट्स ए ज्योग्राफिकल एरिया टू पॉपुलेशन लिविंग इन इट। अच्छा, एक एरिया में देखो बेटा, ये एरिया है, इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ये बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास देखो अब क्वेश्चन नंबर 122 एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बता द मीन ऑफ 99 आइटम्स इज 55। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं। इसका मतलब अगर मीन 55 होगा, क्या मैं लिख सकता हूं फिर x1 प्लस x2 प्लस so on up to x99 सम ऑफ 99 टर्म्स डिवाइडेड बाय 99 आना चाहिए बेटा आपके पास 55, क्योंकि मीन दिया है 55।
तो यहां से मैं लिख सकता हूं सम ऑफ दीज 99 टर्म्स, दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू x99 किसके बराबर आएगा 55 इंटू 99, है ना। सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, जरा मुझे बताओ आप मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 55 इंटू 99 को 5445, ठीक है। तो ये आप पहले इतनी इंफॉर्मेशन हमने यहां से निकाली। अब द वैल्यू ऑफ 100th आइटम, मान लीजिए 100th आइटम को हम x100 से डिनोट करेंगे, ठीक है। इज 99 मोर देन 99 किससे ज्यादा है, मोर देन द मीन ऑफ 100 आइटम्स। 100 आइटम्स का मीन क्या होगा, 100 आइटम्स का मीन होगा x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू x100, ठीक है। यहां पे पहले x99 भी आएगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहां से x100 पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखो। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100th आइटम, हमें ये x100 निकालना है, इज इक्वल टू 100 यहां पे एलसीएम तो ये बनेगा 9900 प्लस x1 प्लस सो ऑन अप टू x99, क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं 5445, यस लिख सकते हैं, प्लस फिर आएगा x100 डिवाइडेड में क्या आना था, डिवाइडेड में 100। अब अगर मैं उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूं तो यहाँ पे 100 बनेगा, है ना। तो इस x100 को यहाँ पे लाओ तो ये माइनस बनेगा, तो ये बनेगा 99 x100 इज इक्वल टू 9900 को आप ऐड करना है आपको 5445, ठीक है। तो कीजिए, प्लस कीजिए 9900, तो ये बनेगा आपका 15345। तो x100 किसके बराबर आएगा, x100 आ जाएगा बराबर 15345 डिवाइडेड बाई ये 99 नीचे आ जाएगा, तो 99 से डिवाइड कीजिए, वो आंसर होगा। तो 155 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे 155 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद चलते हैं हम अपने 123 पे। 123 क्या बोलता है, एज, मैरिएज एंड माइग्रेशन इफेक्ट्स। इनमें से किन को एज, मैरिएज, माइग्रेशन इफेक्ट करेगा, ठीक है। एज क्या है, मैरिएज कितनों की हुई, कितनों की नहीं हुई, माइग्रेशन कितनों की हुई, उनसे कितनों की इफेक्ट। देखो सब फर्टिलिटी रेट्स है, जाहिर सी बात है फर्टिलिटी रेट तो इफेक्ट होगी। देखो जी कैसे, अगर माइग्रेशन ज़्यादा हो गई, मिसाल यहाँ ज़्यादा लोग आ गए बाहर के, फीमेल ज़्यादा आने लगे यहाँ के, ठीक है, सेटल होने लगे, ऑब्वियसली फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगी। फिर अगर वो चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी की भी होगी उससे तो फर्टिलिटी रेट बढ़ेगी। या अगर यहाँ की फर्टिलिटी रेट यहाँ की चाइल्ड बेयरिंग जो वुमेन्स है वो बाहर जाएंगी, माइग्रेट हो जाएंगे, परमानेंटली वही सेटल हो जाएगी, हमारी फर्टिलिटी रेट में लो हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। मैरिज, कितनों की मैरिज हो जाएगी, कितनों की मैरिज नहीं हो जाएगी, ठीक है, वो भी इफेक्ट करेगा फर्टिलिटी रेट को। एज, कितनों की एज क्या है, क्योंकि जिनकी एज चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी की एज है 15 to 49 उनकी फर्टिलिटी रेट अप है, जिनकी एज उसके बगैर है उनकी फर्टिलिटी रेट कम है। इसका मतलब तीनों का फैक्टर रहेगा। अब आपको देखना है यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको चांसेस होने के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत है। क्यों, देखो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट हर किसी पर असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये इसको नहीं इफेक्ट करेगा, सबको इफेक्ट होगा। बट यहाँ पे आपको देखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन होगा। देखो बेटा, क्रूड फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट और जनरल फर्टिलिटी रेट। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको क्रूड फर्टिलिटी रेट में आपको क्या आप लेते हो। जब आप क्रूड फर्टिलिटी रेट बताते हो ना किसी को, क्रूड में आप सारी वुमेन्स को लेते हो, ठीक है, नॉट वुमेन्स, आप लेते हो सारी बर्थ्स को। तो क्रूड फर्टिलिटी रेट किसके बराबर होता था, क्रूड फर्टिलिटी रेट होता था बराबर कितनी लाइव बर्थ्स हुई आपको, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें कितना क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, देखो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन, यही था ना। तो इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि भाई, क्योंकि इसमें हम सभी पॉपुलेशन को लेते हैं, ये नहीं देखते हैं कि भाई इसमें तो बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी की एज में नहीं होती है, ठीक है, हमें तो खाली फीमेल्स ही लेनी होती है, ठीक है, फर्टिलिटी के लिए, ठीक है, ये नहीं लेता है। अब अगर आप जनरल की बात करोगे, जनरल फर्टिलिटी रेट में आप खाली वुमेन्स को लेते हो, दैट मीन्स ये आएगा नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय साइज नंबर ऑफ वुमेन्स इन रिप्रोडक्टिव एज। तो इसका मतलब यहां पे क्या हमने किया, यहां पे हमने वुमेन्स को लिया और वो भी कौन सी, जो रिप्रोडक्टिव एज में है। फिर अगर आप देखोगे टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इट इज द सम ऑफ ऑल स्पेसिफिक रेट्स, जो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स है उनका सम करेंगे। देखिए अगर आप देखोगे ना,
इसमें क्रूड फर्टिलिटी और स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या होता है किसी एक खास एज ग्रुप में। मैं बताऊंगा 10 से 15 ईयर की एज में अगर मैं वुमेन्स को लूंगा, ठीक है, उसमें देखूंगा मैं कितनी बर्थ्स हुई, ठीक है, या चलो ऐसे नहीं 15 to 20 में रखो, 15 to 20 ईयर्स की वुमेन्स में कितनी लाइव बर्थ्स हुई, तो वो आपकी स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट बन जाएगी। मगर अब यहां से आपको बताना है किसको ज्यादा इफेक्ट करेगा, एज, मैरिज और माइग्रेशन किस पर ज्यादा असर करेगा। देखिए, क्रूड फर्टिलिटी रेट हो, जनरल फर्टिलिटी रेट हो, टोटल फर्टिलिटी रेट हो, यहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर कुछ थोड़े इसमें कम भी हो जाएंगे ना, बोलते हैं ना समंदर में अगर थोड़ा कम भी हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी जो वुमेन्स है जनरल फर्टिलिटी रेट में, ये सारी की सारी वुमेन्स को कंसिडर किया जाता है जो रिप्रोडक्टिव एज में है। अगर थोड़े बहुत कुछ कम भी है या कुछ आ भी गए नए एक्स्ट्रा भी आ गए समंदर में, अगर थोड़ा पानी एक्स्ट्रा भी किया तो कुछ एडिशन नहीं होता है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, इसमें भी सारी की सारी वुमेन्स को कंसिडर करते हैं हम इसमें, तो इसका मतलब इसमें एडिशन या रिडक्शन होने से कोई भी ज्यादा असर होगा, असर मगर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना स्पेसिफिक में होगा। इसमें हम 15 to 20 खास कुछ ईयर कुछ एज को लेते हैं, ठीक है, कुछ ही एज ग्रुप्स को बनाते हैं जो उसी में चेक करते हैं फर्टिलिटी रेट। तो इसका मतलब अगर उन ग्रुप्स में थोड़ा ही चेंज हो गया उसकी वजह से इन पर असर हो सकता है ज्यादा स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट पे। ऐसा नहीं है कि बाकियों पे असर नहीं होगा, बाकियों पर भी असर होगा, मगर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट पर असर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो पैमाना रखा है वो छोटा रखा है। आप समझ लीजिए ये ग्लास में से पानी निकालना है और या आप ऐड करना है, जब आप ग्लास में से पानी ऐड करोगे या पानी निकालोगे उस पर तो असर जरूर होगा। चलिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 124। इन डाइकोटोमस टाइप ऑफ क्वेश्चनरी, डाइकोटोमस में क्या होता है? रेस्पोंडेंट्स कैन यूज एनी स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, देयर आर ऑप्शंस लाइक यस और नो और गुड और बैड। यही तो है, डाइकोटोमस में दो ही ऑप्शंस होते हैं वहां से, यस, नो, गुड, बैड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चनरी, वर्ड्स एंड लैंग्वेज यूज्ड इन क्वेश्चंस शुड बी कॉन्फिडेंशियल एंड सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्फिडेंशियल, कॉम्प्लेक्स एंड क्लियर, सिंपल एंड क्लियर। तो इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो भी थोड़ा लंबी होगी लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके लिए बिल्कुल नई होगी, ठीक है, और आपको मज़ा भी आ गया होगा सेशन में। तो उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स का जो रिवीजन है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको देखना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और कमेंट नीचे ज़रूर करना आपको इस सीरीज़ के बारे में क्या फीलिंग्स आती है, क्या आप अपडेट होते हो इस सीरीज़ जो रिवीजन सीरीज़ आ रही है स्टैटिस्टिक्स की, टारगेट 10 सीरीज़, क्या इससे आपको इन्फॉर्मेशन एनहांस होगी स्टैटिस्टिक्स में, कितनी मुफीद आपको ये लग रही है, ये हेल्पफुल है आपके लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा इसका, और इंशाल्लाह उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान होगा। तो फिलहाल के लिए मैं गुड बाय कहता हूँ आपको। अच्छे से प्रिपरेशन करना और दुआओं में याद रखना। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।